के बच्चों, हम लोग नमक पाठ पढ़ रहे हैं। जो बाकी है आइए उसको अब हम लोग पढ़ते हैं। साफिया कस्टम के जंगले से निकलकर दूसरे प्लेटफार्म पर आ गए और वे वहीं खड़े रहे। प्लेटफार्म पर उसके बहुत से दोस्त भाई रिश्तेदार थे। हसरत भरी नजरों से बहते हुए आंसू, ठंडी सांसों और भींचे हुए होठों के बीच में से काटती हुई रेल सरहद की तरफ बढ़ी। अटारी में पाकिस्तान पुलिस उतरी, हिंदुस्तानी पुलिस सवार हुई। कुछ समझ में नहीं आता था कि कहाँ से लाहौर ख़त्म हुआ और किस जगह से अमृतसर शुरू हो गया। यानी वहाँ से चलने के बाद साफिया ने कहा कि कहाँ से लाहौर ख़त्म हुआ और कहाँ से अमृतसर शुरू हो गया। एक ज़मीन थी, एक ज़बान थी, एक सी सूरत और लिबास, एक सा लाबो लहजा और अंदाज थे। गालियाँ भी एक सी ही थी, जिनसे दोनों बड़े प्यार से एक दूसरे को नवाज रहे थे। बस मुश्किल सिर्फ इतनी थी कि भरी हुई बंदूकें दोनों हाथों में थी। यानी भारत के पुलिस और पाकिस्तानी पुलिस के हाथों में जो बंदूकें थी उनमें गोली भरी हुई थी। अमृतसर में कस्टम वालों का सामान जांच उनके डब्बों के सामने ही कर रहे थे। साफिया का सारा सामान देखा जा चुका था, तो वह नौजवान कस्टम अफसर की ओर बढ़ी, जो बातचीत और सूरत में बंगाली लगते थे। देखिए, मेरे पास नमक है थोड़ा सा। फिर उसने हैंडबैग खोला और वह पुड़िया उनकी तरफ बढ़ाते हुए, अटकते, झिझकते, हिचकिचाते हुए उनको सब कुछ का सुनाया। उन्होंने सिर झुका लिया था, सुनते रहे। बीच बीच में सिर उठाते, गौर से उसे देखते, फिर सुनने लगते। बात पूरी हो गई तब उन्होंने एक बार फिर साफिया के ऊपर से नीचे देखा, धीरे से बोले, इधर आइए जरा। जो भारत के कस्टम अधिकारी थे उन्होंने साफिया को कहा, इधर आइए जरा। चलते चलते उन्होंने एक दूसरे से कहा, इनके सामान का ध्यान रखिएगा। चलते चलते वह कस्टम अधिकारी ने दूसरे अधिकारी से कहा कि इनके सामान का ध्यान रखिएगा। प्लेटफार्म के सिरे पर एक कमरा था, उसके अंदर घुसे। साफिया दाखिल होते हिचकिचाई। वे मुस्कुरा कर बोले, आइए आइए। ना, जेब से रुमाल निकालकर उन्होंने कुर्सी को झाड़ा और बोले, बैठिए। साफिया ने पुड़िया और बैग को मेज के तरफ रख दिया। बाहर की तरफ झांककर उन्होंने एक पुलिस वाले को इशारा किया। साफिया के पैर तले जमीन खिसकने लगी। अब क्या होगा? यानी साफिया को लगा कि अब वे उन्हें पकड़कर पुलिस को सौंपेंगे, यानी पकड़ ली गई है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने क्या कहा, 2 चाय लाओ अच्छी वाली। पुलिस वाला साफिया की सूरत को घूरता चला गया, नाराज था। फिर उन्होंने मेज की दराज खींची और उसमें अंदर दूर तक हाथ डालकर एक किताब निकाली। किताब को साफिया के सामने रखकर उन्होंने पहला साफा खोल दिया। बाईं ओर नजरुल इस्लाम की तस्वीर थी और टाइटल वाले सफ़े पर अंग्रेजी के कुछ धुंधले शब्द थे। शमसुल इस्लाम की तरफ से सुनील दास गुप्ता को प्यार के साथ, ढाका 1946। तो क्या आप इस बंगाल के हैं? हाँ, मेरा वतन ढाका है, उन्होंने बड़े फख्र से जवाब दिया। जो भारत में कस्टम अधिकारी थे उन्होंने बताया साफिया को कि मेरा वतन ढाका है। तो आप यहाँ कब आए? साफिया ने पूछा। जब डिवीजन हुआ तभी आए, मगर हमारा वतन ढाका है। उन्होंने फिर कहा कि मेरा देश जो है वो ढाका है। मैं तो कोई 12-13 साल का था, पर नजरुल और टैगोर को तो हम लोग बचपन से पढ़ते थे। जिस दिन हम रात यहाँ आ रहे थे उसके ठीक 1 वर्ष पहले मेरे सबसे पुराने, सबसे प्यारे बचपन के दोस्त ने मुझे यह किताब दी थी। उस दिन मेरी सालगिरह थी। फिर हम कलकत्ता रहे, पढ़े, नौकरी मिल गई, पर हम वतन आते जाते थे। यानी यह ढाका फिर भी आते जाते थे।
वतन साफिया ने जरा हैरान होकर पूछा, मैंने आपसे कहा ना मेरा वतन ढाका है। उन्होंने जरा बुरा मानकर कहा, हाँ ठीक है। साफिया जल्दी से बोली, तो पहले तो बस इधर ही कस्टम था, अब उधर भी कुछ गोलमाल हो गया है। उन्होंने चाय की प्याली साफिया की तरफ खिसकाई और खुद एक बड़ा सा घूंट भरकर बोले, वैसे तो डाक कलकत्ता में भी होता है, जैसे नमक यहाँ भी होता है, पर हमारे यहाँ के डाक की क्या बात है। हमारी जमीन, हमारी पानी का मजा ही कुछ और है। उठते हुए उन्होंने पुड़िया साफिया के बैग में रख दी और खुद उस बैग को उठाकर आगे आगे चलने लगे। साफिया ने उनके पीछे चलना शुरू किया। जब साफिया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी, तब पुल की सबसे निचली सीढ़ी के पास वे सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। साफिया सोचती जा रही थी किसका वतन कहाँ है और जो कस्टम के इस तरफ है या उस तरफ। यानी हर लोग अपना अपना वतन, कोई लाहौर बताता था, कोई ढाका बताता था, कोई दिल्ली बताता था। तो साफिया कह रही है कि किसका वतन कहाँ है, इसी पर कस्टम इस तरफ है या फिर उस तरफ है। आज बस इतना ही। आगे किसी पाठ से कल आपको प्रश्नोत्तर लिखाए जाएंगे।